दोस्तों नमस्कार। मैं लता वापस मुखातिब हूँ आपसे रीतिकाल लेकर। रीतिकाल के ऊपर कितनी ही व्याख्यान मैंने प्रस्तुत किए हैं और इसे इतने विस्तार से चर्चा करने का जो मेरा उद्देश्य है वह यही है कि हम रीतिकाल को पूरे आयामों के साथ उसके संपूर्णता के साथ समझ सकें। और सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा ध्येय है कि रीतिकाल को जानते समझते जिन भी बिंदुओं को आप चूक गए हों, भूल गए हों, जो आपको किताबों और बाकी अध्ययन सामग्री के साथ जो छूट गई हो जो चीज़ें, वो भी आप वापस से इसे पकड़ सकें, धारण कर सकें, ग्रहण कर सकें और आगे भी आप अपनी याद में इसे जगह दे सकें। इसलिए मैं बार बार और पूरे विस्तार के साथ रीतिकाल पर बातचीत कर रही हूँ। तो हमने और इसी क्रम में मैंने पूरी ये कोशिश की है कि व्यापक स्तर पर न जाते हुए भी जो ठोस तथ्य हैं और जो ज़रूरी बातें हैं वो ज़रूर आप तक पहुँचा दूँ। तो हमने रीतिकाल के नामकरण, सीमा निर्धारण, परिस्थितियाँ, पृष्ठभूमियाँ, प्रवृत्तियाँ और आगे चलकर जो प्रमुख धाराओं पर जो हम बात कर रहे थे, काव्य की प्रमुख धाराओं पर, तो उसी क्रम में हमने रीतिबद्ध काव्य धारा को जाना समझा, रीति सिद्ध काव्य धारा को जाना समझा और अब जो आखिर आकर जो इस श्रृंखला की जो आखिरी कड़ी के रूप में हमारे पास आई है वह है रीति मुक्त काव्य धारा। तो रीतिबद्ध काव्य धारा किस तरह महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी क्या विशेषताएं थीं और उसके कौन से प्रमुख कवि थे, इन सब पर हमने पूरी बातचीत की है। रीति सिद्ध काव्य धारा क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी स्थापना ही क्यों की गई, वह जो रीति सिद्ध काव्य धारा है वह किस तरह रीतिकाल के सबसे अद्वितीय अनुपम कवि बिहारी पर आधारित है। मूलतः बिहारी की महत्ता जो इतने महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, तो उनकी महत्ता को दर्शाने के लिए ही हमारे आचार्यों ने, हमारे समीक्षकों ने हिंदी में एक नई धारा की स्थापना की, एक नए वर्ग की स्थापना की और वह थी रीति सिद्ध काव्य धारा। तो रीति सिद्ध काव्य धारा जो बिहारी के सुंदरतम साहित्य के साथ सुसज्जित है, इसे हमने जाना। रीतिबद्ध काव्य धारा जो काव्यांग निरूपण के पैमाने जितने भी मापदंड थे उन सबको मानते हुए जो शास्त्रीयता के साथ जो कवि रचनाएं रच रहे थे उन्हें हमने रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत रखा था। और अब जो हम लोग देख रहे हैं वह है रीति मुक्त काव्य धारा। तो अब इस रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत किस तरह के कवि आ रहे हैं, क्या है इसकी प्रमुख विशेषताएं, इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग रीतिमुक्त काव्य धारा का अध्ययन करते हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा जो पूर्णतः काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित थी, इससे ठीक विपरीत जो काव्य शास्त्रीयता के बंधन से मुक्त काव्य रचा गया उसे रीति मुक्त काव्य धारा माना जाता है। रीतिबद्ध कवि ने प्राचीन काव्य प्रणाली को अपना आदर्श मानकर शास्त्रीयता का पालन किया। वहीं स्वच्छंद काव्यकर्ता ने शास्त्रीयता के जकड़न को अस्वीकार कर आत्मानुभूति के आवेग में रचना किया। रीतिमुक्त रचनाओं में वैयक्तिकता की प्रधानता थी। रीतिमुक्त कवि काव्यांग निरूपण की शास्त्रीयता के साथ साथ दरबारी परंपरा से मुक्त होकर काव्य रचना में संलग्न थे। इस धारा के सभी कवि प्रेम मार्गी पथिक थे। उनका प्रेम स्थूल जगत से उत्पन्न अवश्य होता था, किंतु अपनी गहनता और व्यापकता में अलौकिक ऊंचाइयों का स्पर्श करने की क्षमता रखता था। रीतिबद्ध कवि का प्रेम, ध्यान दीजिएगा, रीतिबद्ध कवि का प्रेम देह और मांसलता अर्थात स्थूलता तक सीमित था। वहीं रीति मुक्त कवि का प्रेम स्थूलता से सूक्ष्मता तक की यात्रा करता व्यापक मानसिक पटल का विचरण कर असीम हो जाता था। रीति मुक्त कवियों ने संयोग की अपेक्षा वियोग का वर्णन अधिक किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीतिबद्ध कवियों का प्रेम क्रीड़ा परक है, जबकि
रीति मुक्त कवियों का प्रेम प्रीरा पड़क इसकी व्याख्या की है। प्रेम गाथाओं से लोक प्रचलित प्रेम में जो स्वाभाविकता और प्राकृतिक पृष्ठभूमि प्राप्त होती है वह इनकी मुक्त धारा की प्रेमाभिव्यक्ति को जीवंत और प्रामाणिक बना देती है। तो मित्रों, हम यहाँ पे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन बिंदुओं पर आकर के रीति मुक्त काव्य धारा है वह हमारे रीतिबद्ध काव्य धारा से अलग हो जाती है। तो जिसका सबसे प्रमुख जो सबसे पहला आधार है, जो प्रथमतः हमारे सामने आता है, वह है कि जो रीतिबद्ध काव्य धारा थी वह शास्त्रीयता के अनुरूप लिखी जा रही थी, शास्त्रीयता के आधारित होकर लिखी जा रही थी। और वहीं जो रीति मुक्त काव्य धारा थी वह शास्त्रीयता से विलग होकर अपनी बातचीत कर रहा था, अपनी लेखनी चला रहा था। तो रीति मुक्त कवि केवल शास्त्र, कई बार हमने देखा कि रीति मुक्त कवि शास्त्रीयता से तो अलग हो ही रहे थे, साथ ही दरबारों के से भी बाहर चले आ रहे थे। तो जो रीतिबद्ध कवियों को एक दबाव के साथ, एक मानसिक दबाव के तहत उन्हें राज दरबारों की पूरी जो एक परंपरा होती है उसके तहत ही जो लेखन करना पड़ता था, ये जो मुक्त कवि हैं, स्वच्छंद कवि हैं, ये इससे भी अलग हो गए क्योंकि ये दरबारी परंपरा से भी कई बार बाहर हो जाते थे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बिंदुएं हैं, हमें बताती हैं कि रीतिबद्ध कविता से रीति मुक्त कविता कैसे अलग है। फिर हमने देखा कि जो रीतिबद्ध कवि थे वो निरवैयक्तिक थे, मतलब उनमें वैयक्तिकता नहीं थी, पर्सनल चीज़ें उनके अंदर नहीं थी। वो जब भी बात करते थे तो वो कैसे बात करते थे, उस राज दरबारी परंपरा के अनुकूल राजा महाराजाओं के मनस्थितियों को लुभाने के लिए, जो उनके अनुकूल हो, जो उनके मन के आनंद के अनुकूल हो, वैसी ही रचनाएं वे रच रहे थे रीतिबद्ध कवि। लेकिन जो हमारे स्वच्छंद धारा के कवि हैं, जो मुक्त धारा के कवि हैं, वो ऐसा नहीं कर रहे थे। वो अपने मन से, अपने विचरण में, अपने मन के भाव में विचरण कर रहे थे। तो वे खुले तौर पर अपनी बातें कह पाने की सक्षमता थी उनमें। तो यह जो बातें हैं इसकी वजह, और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवियों को फ़र्क करती है वह यह कि जो रीतिबद्ध कवि थे वह प्रेम के संयोग पक्ष को ध्यान में रख के की रचनाएं करते थे, और जो मुक्त धारा के कवि थे वो वियोग पक्ष को सामने रखकर वर्णन कर रहे थे, रचना कर रहे थे। तो इसलिए भी एक बहुत आधारभूत फर्क दोनों की रचनाओं में आ गया, वो ये कि बहुत ज़्यादा स्थूलता, मांसलता जो थी, दैहिकता जो थी रीतिबद्ध काव्य धारा में, वह रीति मुक्त काव्य धारा में नहीं आ पाई, और अगर आने भी पाई तो वह बहुत कम मात्रा में आई। तो इसे देखते हुए, इन सारे बिंदुओं को देखते हैं, साथ ही हमने एक और भी बात जाना, इसी आधार पर प्रेम की जो अनुभूति थी, प्रेम की जो अभिव्यंजना थी, इसी चीज़ के बारीक अध्ययन करके इसी आकलन को में लिपिबद्ध किया बच्चन सिंह ने। और उन्होंने कहा कि क्रीड़ा परक थी जो हमारे रीतिबद्ध कवियों के द्वारा जो लिखा गया साहित्य था वह क्रीड़ा परक था, और ये जो हमारे रीति मुक्त कवियों के द्वारा लिखा गया साहित्य है वह पीड़ा परक है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इनकी जो प्रमुख, इस धारा के मतलब रीति मुक्त काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे और एक एक कर उनका अध्ययन करेंगे। रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव, किंतु इनमें आनंद घन अथवा घनानंद का स्थान सर्वोपरि है। इस धारा की रचनाएं परंपरा से स्वीकृत रूढ़ियों का पालन नहीं करती। रीति मुक्त धारा में रीतिबद्ध काव्य की तरह बौद्धिक चातुरी एवं प्रेम चौगान की लुका छिपी का सर्वथा अभाव था। मुक्त धारा का प्रेम मार्ग अत्यंत सरल, सीधा और समर्पण प्रधान था। घनानंद ने लिखा,
अति सुधौ स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। अतः मुक्त धारा कवियों ने पूर्ण साहस के साथ सामाजिक जकड़न और ज़रूरी दिखावेपन का भी तिरस्कार कर एक निष्ठता के साथ अपने प्रेम मार्ग पर डटे रहे। डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ ने लिखा है, स्वच्छंदतावादी साहित्य में अभिनत्व अर्थात ताजगी रहती है, क्योंकि इसकी प्रेरणा जीवन से मिलती है। इसलिए भी मुक्त धारा में ताजगी, तेवर और शिल्प सभी अनूठा है। तो घनानंद पर अब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, इसे समझने के प्रयास में आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि शुक्ल जी ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा के काव्य के प्रधान स्तंभों में से एक माना है। घनानंद के काव्य में अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष का अद्भुत संयोजन मिलता है। इन्होंने विभाव पक्ष का वर्णन कम और भाव का अधिक किया है। भावों में प्रमुख रीझ, विषाद, उलझन, अभिलाष, भूल, उपालंभ आदि प्रमुख हैं। इनकी प्रेयसी बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार की नर्तकी सुजान इन्हें अत्यंत प्रिय थी। सुजान प्रेम इनका दरबार निष्कासन एवं स्वयं सुजान के विमुख हो जाने के उपरांत भी समाप्त नहीं हुआ। तथापि वह लौकिक प्रेम भाव व्यापकता और गांधीर्य को प्राप्त कर अलौकिक समर्पण में लीन हो गया। घनानंद ने यद्यपि सुजान श्री कृष्ण के प्रति प्रणयानुभूति निवेदित की है, पर इन्हें भक्त नहीं माना जा सकता। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है कि रहीम और सेनापति भी भक्त नहीं थे। उसी प्रकार रसखान, आलम और घनानंद भी प्रेम मार्गी कवि हैं, भक्त नहीं हैं। किंतु कवित्व और सवैयों में लौकिक प्रेम की विवृत्ति पर धीरे धीरे आनंद घन का मन श्री राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम अर्थात भक्ति में निमग्न दिखता है। आगे आचार्य मिश्र कहते हैं कि रीतिकाल के अन्य कवियों की तरह श्रृंगार और भक्ति की खिचड़ी पकाने के स्थान पर घनानंद ने अपना प्रेम जीवन और भक्ति जीवन अलग अलग रखकर दोनों को पूर्णता तक पहुंचाया। घनानंद का काव्य उत्तरोत्तर विकास कर पद साहित्य भक्ति प्रधान है, जिसमें सरल भक्ति भाव की अभिव्यंजना हुई है। घनानंद की अभिव्यंजना अत्यंत प्रौढ़ और परस्कृत है। इनके भाषा शिल्प की प्रशंसा आचार्य शुक्ल, आचार्य मिश्र, डॉक्टर कृष्णचंद्र वर्मा, डॉक्टर मनोहर लाल गौड़, डॉक्टर रामदेव शुक्ल एवं डॉक्टर बच्चन सिंह आदि विद्वानों ने मुक्त कंठ से की है। हमारे अगले कवि ठाकुर हैं। हिंदी साहित्य इतिहास में 3 कवि ठाकुर नाम से दर्ज हुए, जिनमें 2 असनी के ब्रह्मभट्ट थे और 1 बुंदेलखंड के कायस्थ। ये तीसरे बुंदेलखंडी ठाकुर ही रीतिमुक्त धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी कविता काफी सरल एवं सरस है। इनके स्फुट छंदों के 2 संग्रह ठाकुर शतक एवं ठाकुर ठसक बड़े प्रसिद्ध हैं। ठाकुर काव्य में प्रेम के विविध प्रसंगों के साथ ही होली, वसंत आदि का भी स्वाभाविक वर्णन प्राप्त होता है। इन्हें लोक जीवन का अच्छा ज्ञान था, इसलिए ठाकुर के काव्य में लोकोक्तियों का व्यंजनामय प्रयोग पाया जाता है। अगले कवि हैं हमारे बोधा। बोधा बुंदेलखंड के रहने वाले थे। इनका जो कविता काल है, वह जो समय है, वह माना जाता है 1773 से 1803 ईस्वी तक। घनानंद की भांति इनका प्रेम पन्ना दरबार की नर्तकी सुभान से हो गया था, जिसके कारण इन्हें भी देश निकाला झेलना पड़ा। इन्होंने विरहवागीश की रचना की। विरहवागीश प्रसिद्ध प्रेमाख्यान
माधवानल काम कंदला, ध्यान दीजिएगा, माधवानल काम कंदला, यह एक प्रसिद्ध प्रेमाख्यान है। इसी पर आधारित उन्होंने अपनी रचना रची, वह थी विरहवागीश। माधवानल काम कंदला प्रेमाख्यान पर आधारित है। और और यह जो एक दूसरी जो रचना है इनकी, वह है इश्कनामा। यह काव्य ग्रंथ प्रेम के महत्व और उसके विविध पक्षों का वर्णन करता है। रीति मुक्त जो स्वच्छंद काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं आलम, रसखान और द्विजदेव, इनका भी नाम उल्लेखनीय है। इन सभी कवियों ने स्वानुभूति के आधार पर काव्य रचना की। मैंने बार बार अभी आपसे क्या कहा कि चूंकि ये दरबारी परंपरा से मुक्त थे, शास्त्रीयता से मुक्त थे, तो ये अपने मन की बात कह पाते थे। जो ये स्वयं की जो इनकी अपनी अनुभूति थी, स्वानुभूति थी, वो सीधे सीधे रख पाने के सक्षम थे ये, और रख रहे थे, लगातार रख रहे थे। इनके काव्य में संयोग की अपेक्षा वियोग पक्ष का वर्णन अधिक हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप विलासितापूर्ण स्थूल चित्रण के स्थान पर सूक्ष्म मानसिक प्रेमानुभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। यह भी समझने वाली बात है कि जो स्थूल चित्रण होते हैं उसमें कई बार विलासिता आ जाती है, तो उसके स्थान पर मानसिक सूक्ष्मता के साथ जो प्रेमानुभूति है, इसका वर्णन हमें मुक्त धारा में देखने को मिलता है। मूलतः ये सभी जो कवि थे, मतलब किसके, रीतिमुक्त काव्यधारा के, ये मूलतः रीतिमुक्त काव्यधारा के जितने भी कवि थे, वे सब के सब प्रेम की पीर के कवि थे। इनकी कविता रीतिबद्ध काव्य के जड़ बंधन से मुक्त थी, चमत्कार प्रियता और रूढ़ उपमानों से भी पूर्णतः मुक्त थी। अतः हमें यह मानना पड़ता है कि स्वच्छंद भाव, अनुभूति, अभिव्यंजना एवं स्पष्ट मौलिकता के बदौलत ही रीतिमुक्त काव्यधारा ने रीतिबद्ध काव्यधारा को चुनौती देने में सक्षमता प्राप्त की है। प्रत्येक रीतिमुक्त कवि ने अपनी वेदना और आत्मिक संघर्ष का सहजानुभूति के साथ अंकन किया और रीतिबद्ध कवियों की काव्य कृत्रिमता के बरक्स मुक्त धारा में जीवंतता को उकेरा है। तो मित्रों, हमने देखा कि यह जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे, इसके व्याख्या विवेचन के साथ ही हम रीतिमुक्त काव्यधारा को ठीक ठीक समझने के योग्य हो जाते हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप रीतिमुक्त काव्यधारा को ठीक ठीक तरीके से समझ पा रहे होंगे। फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि, कोई कमी, कोई संशय, कोई गुंजाइश आपको लगती हो कि रह जा रही है, तो आप मुझसे ज़रूर कहें। हम लोग फिर से इस पर बातचीत कर सकते हैं और बेहतर तरीके से हम और आप मिलकर मेहनत कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।